हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसे हम लोग वन शॉट करेंगे। वन शॉट का मतलब होता है एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त करना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर पे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो ये नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है ना। तो ये हमें प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है और शुरुआत ही हमें इससे करना है कि प्रकाश क्या होता है। तो पहला हेडिंग आप लोग अपने नोटबुक में डालिए कि प्रकाश क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश को इंग्लिश के अंदर लाइट कहा जाता है। और ये क्या होता है? तो ये वह भौतिक कारक यानी कि फिजिकल कारक होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, तो दुनिया का कोई भी वस्तु देख पाते हैं। अगर लाइट न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आप अभी मुझे देख पा रहे हो, तो इसकी एक ही वजह है कि मेरे आगे लाइट जल रही है। अगर ये लाइट बंद हो जाए तो आप मुझे भी नहीं देख पाओगे। और अगर दुनिया की लाइट बंद हो जाए तो आप किस दुनिया में किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि दुनिया की लाइट क्या होती है? दुनिया की लाइट होती है सूर्य। और जब सूर्य का अंत होता है यानी कि जब रात होता है, तो रात के समय आपको कोई ही वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि रात में कोई भी लाइट नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश क्या होता है, तो वह भौतिक कारक होती है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश क्लियर हो गया। उसके बाद हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है प्रकाश के गुण। तो अब हमें प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन होती है गुण। देखिए, पहला गुण प्रकाश का ये होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब होता है चलना। तो प्रकाश किस रेखा में चलती है? हमेशा सीधी रेखा यानी कि सीधी लाइन में चलती है। अब यहाँ पे अगर आपको डाउट है तो इस डाउट को आप ऐसे क्लियर कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, ये मान लीजिए कि एक पहाड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है और पहाड़ के इस साइड ए नाम का कोई बंदा खड़ा है और पहाड़ के इस साइड बी नाम का कोई बंदा खड़ा है। अब सिचुएशन ये है कि इस बी साइड की ओर बिल्कुल अंधेरा है और इधर जो ए नाम का बंदा है इसके पास एक लाइट है और ये लाइट क्या कर रहा है, तो ये लाइट इधर से बाहर रहा है यानी कि लाइट दे रहा है किसको? बी को। लेकिन लाइट देने के बावजूद भी ये जो बी है इसके तरफ फिर भी अंधेरा ही है। तो बताइए कि अंधेरा क्यों है? इधर से तो ये लाइट दे रहा है लेकिन इधर फिर भी अंधेरा है। तो अंधेरा इसलिए है क्योंकि ये जो लाइट दे रही है ये सीधी रेखा में चल रही है और इससे टकरा करके मतलब यहीं पे खत्म हो जा रही है या फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर लाइट सीधी रेखा में चलती तो ये ऐसे जाकर के घूम के भी इसके पास आ सकती थी, लेकिन ये इसके पास नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये सीधी रेखा में चलती है और जब ये सीधी रेखा में चलती है तो इसके सामने एक पहाड़ आ जाता है और यही पहाड़ इसको इधर पहुंचने नहीं देता है। तो ये समझ में आ गया कि प्रकाश क्या करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। उसका सेकेंड चीज ये है कि प्रकाश चुंबकीय तरंग होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग पूछोगे कि चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। ये जब आप लोग क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है। लेकिन सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 बार से ज्यादा बोर्ड के अंदर पूछा गया है। तो अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो आप लोग कहिएगा कि वो चुंबकीय तरंग होता है। उसका थर्ड गुण ये है कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की जो चाल होती है ये 3 को जब आप लोग 10⁸ से गुना करोगे तो इतना मीटर प्रकाश 1 सेकेंड के अंदर चल लेता है, डिस्टेंस को तय कर लेता है। और इसे ही कैलकुलेट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर की जो दूरी होती है ये प्रकाश सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर तय कर लेता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि प्रकाश कितना तेज चलता है और यही कारण है कि जो सूर्य से हम तक आने वाली प्रकाश है ये बस 8 मिनट कुछ सेकंड में ही हमारे पास पहुंच जाती है। तो प्रकाश बहुत ही तेज चलता है। कितना तेज चलता है? तो 3 लाख किलोमीटर तेज चलता है।
तो ये थी प्रकाश के कुछ गुण। होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के बाद हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। तो दोस्तों अब हमें जानना है प्रकाश के स्रोतों के बारे में। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश निकलती है उस पदार्थ को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, आदि हो गया। तो देखिए प्रकाश का स्रोत यानी कि लाइट का स्रोत हम लोग किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ यानी कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है। तारे से भी प्रकाश निकलता है तो ये भी प्रकाश का एक स्रोत है। मोमबत्ती से भी लाइट निकलती है, प्रकाश निकलती है तो ये भी स्रोत हो जाएगा। और बल्ब से भी लाइट निकलती है तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। अब इन स्रोतों को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या? तो पहला भाग तो वो जो मानव ने बनाया है यानी कि मानवकृत भाग, ठीक है। और दूसरा क्या? तो दूसरा प्राकृतिक यानी कि जिसे नेचर ने बनाया हो। जैसे कि अगर प्राकृतिक में आप लोग बात करोगे तो जो सूर्य प्रकाश का स्रोत है ये प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि इसे नेचर ने बनाया है, इसे हम इंसानों ने नहीं बनाया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सूर्य और हो जाएगा तारा, और भी हो सकते हैं जैसे कि बहुत सारे प्लेनेट भी होते हैं। उसके बाद मानवकृत में अगर हम लोग बात करें तो मानवकृत के अंदर हो जाएगा मोमबत्ती और क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा और दिए वगैरह भी हो जाएंगे इसके अंदर। तो आपको इतना समझ में आ गया कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं मानवकृत और दूसरा को कहते हैं प्राकृतिक। मानवकृत के अंदर कौन कौन आ जाएगा? तो जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो आ जाएंगे, जैसे कि मोमबत्ती हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। प्राकृतिक के अंदर कौन आ जाएगा? तो जिसे नेचर ने बनाया है, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, और भी हो सकते हैं। तो ये बस इतना ही टॉपिक था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हमें डिस्कस करना है प्रदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थों को। देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है? तो हम लोगों ने किसी पदार्थ से प्रकाश निकलती है या नहीं निकलती है इसके आधार पे दुनिया के सारे पदार्थों को दो भाग में बांट दिया। हमने क्या किया कि कोई पदार्थ है उससे प्रकाश निकल रही है या नहीं निकल रही है, इसके आधार पे हमने पदार्थ को दो अलग अलग भागों में बांट दिया। पहले का नाम हमने दिया प्रदीप्त पदार्थ और दूसरे का नाम हमने दिया अप्रदीप्त पदार्थ। अब ये होते कौन है? तो देखिए प्रदीप्त पदार्थ वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो प्रदीप्त पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना, तो जिससे प्रकाश निकले उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। अब प्रदीप्त में क्या क्या हो जाएगा? तो प्रदीप्त के अंदर हो जाएंगे सूर्य, इससे प्रकाश निकलता है। उसके बाद हो जाएगा मोमबत्ती, है ना। उसके बाद आप लोग टॉर्च वगैरह, और एक मिनट, टॉर्च आप लोग डाल सकते हो और भी कुछ डाल सकते हो जो भी आपका मन करे, जैसे कि आप लोग तारा वगैरह डाल लो। लेकिन इसमें आप लोग मून यानी कि चांद को नहीं डालना, क्योंकि चांद से प्रकाश नहीं निकलता है, वो दूसरे का प्रकाश लेता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि चांद से प्रकाश नहीं निकलता है। उसके बाद देखिए अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जिससे प्रकाश न निकले उसे हम लोग अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, और जिससे प्रकाश निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएंगे? तो इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो इन पदार्थ को छोड़ करके दुनिया के सारे पदार्थ आ जाएंगे। जैसे कि आप लोग लिख सकते हो किताब यानी कि बुक को, और आप लोग लिख सकते हो कलम को, और आप लोग क्या क्या लिख सकते हो? तो ईंट ले लो, है ना, जितना पदार्थ ले लो, मिट्टी ले लो, इस सभी से आपको प्रकाश नहीं निकलता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब अप्रदीप्त पदार्थ हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक चीज वो ये है कि अभी आपने कुछ देर पहले डिस्कस किया था प्रकाश के स्रोत, तो उसमें हमने देखा था कि जिससे प्रकाश निकल रहा है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते थे।
तो ये प्रदीप्त पदार्थ क्या है, वही तो है, प्रकाश के स्रोत को ही प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। शॉर्टकट में आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि पदार्थ के स्रोत क्या थे, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत ये थे कि जिससे प्रकाश निकले, और प्रदीप्त क्या है, तो प्रदीप्त भी तो सेम ही है कि जिससे प्रकाश निकले। इसका मतलब प्रदीप्त और प्रकाश के स्रोत दोनों सेम होते हैं। तो ये हो गया कंफ्यूजन दोस्तों। अब हमें डिस्कस करना है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों के बारे में। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इन टॉपिक के बारे में आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जिस प्रकार हम लोगों ने प्रकाश के निकलने और न निकलने के आधार पे पदार्थों को दो भाग में बांट दिया, उसी प्रकार हमने ये देखा कि पदार्थों के पार करने के आधार पे पदार्थों को तीन प्रकार में भाग दिया। किसके आधार पे, तो प्रकाश के पार करने के आधार पे। कितने भाग में बांट दिया, तीन भाग में। पहले को कह दिया पारदर्शी, दूसरे को पारभासी और तीसरे को अपारदर्शी। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पूर्णतः का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से प्रकाश पार हो जाए। जैसे कि हो जाएगा क्या, जैसे कि हो जाएगा अपना कांच। कांच आप लोग समझते हो, शीशा को हम लोग बोलते हैं। वैसे ही हो जाएगा पानी, पानी से भी प्रकाश पूरे तरीके से पार हो सकता है। वैसे ही हो जाएगा वायु। तो ये सब कुछ ऐसे पदार्थ है जिनसे होकर के जो लाइट होती है ये पूरी तरीके से इसके आर पार हो जाती है ना। उसके बाद देखिए पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब क्या होता है कि कम रूप से, इसमें क्या था पूरे तरीके से, लेकिन इसमें कम रूप से क्या हो सके, पार हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है तेल लगा कागज। क्या आता है, तेल लगा जो कागज होता है वो पारभासी होता है, ठीक है, तेल लगा कागज। अगर इससे आप लोग लाइट को इसके आर पार करोगे तो इसके आर पार आंशिक रूप से लाइट हो जाएगा। वैसे ही एक होता है घिसा हुआ कांच, यानी कि घिसा हुआ जो शीशा होता है वो भी पारभासी पदार्थ के अंदर आता है। उसके बाद जो तीसरा नंबर है उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो ये क्या होता है, तो जिससे होकर प्रकाश पार न हो पाए उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो वैसा पदार्थ उठाइए जिससे अगर हम लोग लाइट को गुजारना चाहे तो लाइट उसके आर पार न गुजर सके, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल के अंदर हो जाएगा ईंट, ठीक है, ईंट हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। मतलब कुछ पदार्थ को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में सारे पदार्थ क्या है, अपारदर्शी है। मिट्टी भी हो जाएगा, आपका किताब कलम जो भी आप लोग डाल सकते हो इसके अंदर आप डाल देना। तो इतना क्लियर है आप लोगों का कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो अब हमें डिस्कस करना है प्रकाश के किरण के बारे में। प्रकाश की किरण क्या होती है, तो देखिए प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उस सीधी रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। तो प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जो होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है, ये आपने जस्ट पढ़ा, और वो जिस सीधी रेखा में गमन करती है यानी कि चलती है उसी सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए हमारा जो बल्ब होता है वो कुछ इस टाइप का होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। अब इस बल्ब से क्या होता है, तो इस बल्ब से अलग अलग दिशा में एकदम सीधी रेखा में प्रकाश निकलती रहती है ना, ऐसे ऐसे चारों ओर प्रकाश निकलती रहती है। तो ये जो रेखा है जिसमें प्रकाश चल रही है, गमन कर रही है, इसमें से किसी एक रेखा को उठाएं तो हम लोग उसी रेखा को क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसी रेखा में तो प्रकाश गमन कर रही है और ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, प्रकाश का किरण कह देंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि जिस सीधी रेखा में प्रकाश चलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए अगर प्रकाश का किरण एक हो यानी कि एक रेखा हो तो उसे हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। लेकिन अगर यही रेखा झुंड में आए यानी कि एक से अधिक हो तो इसे हम लोग प्रकाश का किरण नहीं बल्कि प्रकाश का क्या कहते हैं,
तो प्रकाश का हम लोग उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग ये भी साथ साथ याद रखिएगा कि अगर प्रकाश की जो रेखा है ये एक हो तो उसे हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं, और अगर यही रेखा झुंड में हो, जैसे कि यहाँ पे झुंड में है, तो ये झुंड जो होगी इसको हम लोग किरण पुंज कहेंगे। और अपना अगला टॉपिक भी यही है कि किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हमें डिस्कस करना है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश की किरण होती है उस वो अगर समूह के अंदर हो, झुंड के अंदर हो, तो उस झुंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, तो ये एक प्रकाश की किरण है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रकाश की किरण की झुंड है, एक समूह है। तो इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? इस समूह को ही हम लोग कहेंगे किरण पुंज। किरण पुंज क्लियर है किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद ये जो किरण पुंज होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है अपसारी किरण पुंज। तो ये क्या होती है? तो देखिए, ये वैसी किरण पुंज होती है जिसमें जो प्रकाश की किरण के समूह होती है, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती है, ये एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से जो प्रकाश की किरण है ये क्या कर रही है, तो ये आपस में फैलती चली जा रही है। ये जितना आगे जाएगी ये उतना ज़्यादा फैल जाएगी। तो इस टाइप का जो किरण पुंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तो ये है क्योंकि ये प्रकाश झुंड के हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश एक दूसरे से दूर भागती रहती है। उसके बाद देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होती है, तो वैसा किरण पुंज, इसके परिभाषा में आप लोग ये लिखिएगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके अभिसरित होती है, यानी कि इकट्ठा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी जो शब्द है इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, और अपसारी जो शब्द है इसका मतलब होता है फैलना। तो इसमें प्रकाश की किरण फैलती है और इसमें इकट्ठा होती है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अपसारी में क्या होता है? एक बिंदु पे आकर के जमा होती है, और वही अपसारी में होता है कि एक बिंदु से फैलती चली जाती है। तो ये भी समझ में आ गया। समांतर किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें जो प्रकाश की किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर दूरी पर चलती जाती हो, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी एक प्रकाश का किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है और ये भी किरण है। तो इनकी जो आपस की दूरी होगी ये यहाँ पर भी इतना ही होगा, यहाँ पर भी इतना ही होगा, इस लाइन में भी उतना ही होगा, इस लाइन में भी उतना होगा, और इस लाइन में भी उतना ही होगा। और ये बराबर दूरी पर ये चलती जाएगी, नहीं तो ये सटेगी न तो ये हटेगी। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होता है इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इतना को क्लियर हो गया। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला को कहते हैं अपसारी किरण पुंज जिसमें जो प्रकाश की किरण है ये फैलती है। उसके बाद दूसरे को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के जमा होती है। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, इसमें प्रकाश की किरण आपस में दूरी बना करके एकदम समान दूरी पर चलती जाती है ना। तो ये हो गया अपना किरण पुंज। ये बहुत ही आसान टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी टॉपिक के नाम पे चैप्टर का भी नाम पड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आया हो, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन वह घटना है जिसमें जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है आपने ये जान लिया है। ये जो किरण होती है ये कोई
दर्पण से टकराए या फिर कोई चमकदार तल हो उससे जाकर के ये टकरा जाए, और टकराने के बाद क्या करे, तो टकरा करके वापस ये उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से ये आया हो, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसको यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है इसका नाम है समतल दर्पण। तो ये क्या है, एक प्रकार का दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण पे एक प्रकाश का किरण कुछ इस प्रकार से आकर के पड़ता है, और पड़ने के बाद यहाँ से आकर के टकराता है, और टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट जा रहा है। तो ये जो घटना हो रही है इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि ये क्या है, तो ये प्रकाश की किरण है। क्या है ये, प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है। और क्या कर रही है प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकरा करके वापस लौट करके जा रही है, और किस माध्यम में जा रही है, तो जिस माध्यम से ये आई थी उसी माध्यम में जा रही है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग ये वाला चित्र जरूर बना लीजिएगा, और ये चित्र याद रहेगा तो पूरा का पूरा परिभाषा भी याद रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन को समझने के बाद अब हमें जानना है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में। तो देखिए, ये तो आपने जान लिया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन अब हमें क्या जानना है, इससे संबंधित जो पद होते हैं उनके बारे में जानना है। पद कौन कौन से होते हैं, तो पहला पद होता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है, तो देखिए परावर्तक सतह वैसा सतह होता है जो प्रकाश के किरणों को परावर्तित करता है। जैसे कि ये क्या है, तो ये एक प्रकार का समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण का जो ये वाला सतह है ये क्या करेगा, तो इसके ऊपर जो भी प्रकाश की किरण आएगी ये उसे परावर्तित कर देगा। तो इसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या होता है परावर्तक सतह, तो वैसा सतह जो प्रकाश के किरणों को परावर्तित करे परावर्तक सतह कहलाता है। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है। उसका सेकेंड ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है, तो आपतित किरण प्रकाश की वह किरण होती है जो परावर्तक सतह पर आकर के पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक किरण प्रकाश की ऐसी होती है जो परावर्तक सतह पर आती है, तो यही आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद होता है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतन बिंदु परावर्तक सतह का वह बिंदु होता है जिस पे आपतित किरण आकर के पड़ती है। आपतन बिंदु क्या होता है, तो ये जो परावर्तक सतह है इसका वो बिंदु होती है जिस पे आपतित किरण आकर के पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा। उसका चौथा नंबर है परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण क्या करती है, परावर्तक सतह पर आती है, और आने के बाद क्या करता है, तो ये परावर्तक सतह इस किरण को ऐसे वापस भेज देता है। तो परावर्तन के बाद जो वापस जाने वाली प्रकाश की किरण यानी कि ये किरण, इसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अभिलंब। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको इसको समझना होगा। इसकी परिभाषा ये होती है कि आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब लंब क्या होता है, तो लंब याद रखिएगा, अगर कोई कहे कि अपने हाथ पे लंब डालो तो एक ऐसी लंब डालेंगे जो क्या करेगा, मेरे हाथ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। जैसे कि एक रेखा है, अगर कोई कहे कि इस रेखा पे एक ऐसा रेखा बनाओ जो इससे लंब के रूप में हो, तो हम लोग एक ऐसी रेखा लेंगे जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि आपतन बिंदु से एक ऐसी रेखा खींचनी होती है जो क्या हो, तो परावर्तक सतह पर 90 डिग्री के साथ कोण बनाए। तो ये वाला जो मैंने टूटी टूटी रेखा खींची है यही अपना अभिलंब हो जाएगा। क्यों होगा अभिलंब, क्योंकि ये होता है परावर्तक सतह पर 90 डिग्री के कोण के साथ, यानी कि लंब होता है। उसके बाद अगला है आपतन कोण। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपतन कोण को हम लोग कोण आई भी कहते हैं। ठीक है, तो कोण आई भी लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब
आपतन कोण ही होता है। अब ये होता क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण होता है इसे ही हम लोग कहते हैं आपतन कोण, यानी कि कोण आई। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपतन कोण क्या, तो जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है इसके बीच एक कोण बनता है और इसी कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद आता है परावर्तन कोण। तो ये क्या होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहते हैं और इसे कोण आर के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब इसे क्या कहते हैं, हम लोग आर कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपतन कोण परावर्तन कोण। और आपतन कोण परावर्तन कोण इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिलंब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये थे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद। कौन कौन से पद थे, परावर्तक सतह, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इतना सब आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो आगे जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी बच्चा को ये नहीं आता है तो ये प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है उसे नहीं सीख पाएगा। और अपना अगला टॉपिक यही है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो अब हमें डिस्कस करना है प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि 2 नियम है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये 2 नियम कौन कौन है, तो पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल तल पर होता है। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं आपने ये जान लिया है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं आपने ये भी जान लिया है और अभिलंब किसे कहते हैं आपने ये भी जान लिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना परावर्तक सतह या फिर समतल दर्पण। अब इस पे जो आकर के पड़ने वाली किरण होगी ये आपतित किरण होगी, लौट करके जाने वाली जो किरण होगी ये परावर्तित किरण होगी और जो यहाँ से खींचा गया लंब होगा ये अभिलंब होगा, ठीक है। अभिलंब को हम लोग ऐसे दिखाते हैं टूटी टूटी रेखा से। तो ये हो गया अपना अभिलंब। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो तीनों है ये तीनों क्या होती है, तो एक ही समतल तल पर होती है। जैसे कि अगर आप लोग मान लो कि ये क्या है, एक प्रकार का समतल तल है और ये क्या है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो ये तीनों जो होगी ये इसी समतल तल पे होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये अभिलंब उठा हुआ रहेगा या फिर ये उठा रहेगा या फिर कोई और उठा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों के तीनों जो है एक ही समतल तल पे एकदम चिपकी हुई होगी। तो ये होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। उसका सेकेंड नियम क्या है, तो सेकेंड नियम ये है कि आपतन कोण जिसे कोण आई भी कहा जाता है और परावर्तन कोण जिसे कोण आर भी कहा जाता है ये दोनों बराबर होती है, दोनों का मान बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या होता है, तो ये रहा अपना क्या परावर्तक सतह है ना, कुछ इस टाइप का होता है। उसके बाद ये रहा आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण और इसके बीच में बनेगा अपना क्या, तो इसके बीच में बनेगा अभिलंब। अब आपतन कोण क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में बना जो कोण होता है ये आपतन कोण होता है। उसके बाद परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए इस कोण को हम लोग क्या दिखाते हैं, तो ये वाला जो कोण है इसको हम लोग कोण आई के नाम से दिखाते हैं और ये जो कोण है इसको हम लोग कोण आर के रूप से दिखाते हैं। तो जो दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का वो ये कह रहा है कि कोण आई कोण आर के बिल्कुल बराबर होगा। मतलब कि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच के जो बना हुआ कोण है अगर ये 45 डिग्री का है आपतन कोण, तो इन दोनों के बीच बना जो कोण होगा ये भी 45 डिग्री का ही होगा। वैसे ही अगर इस कोण के मान को इसको ऐसे झुका करके
इस साइड ला करके और इसके मान को बढ़ा करके हम लोग कितना कर दे, अगर 50 डिग्री कर दे तो ये ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा और ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप लोग इतना समझ लीजिए कि जितना मान I का होगा उतना ही मान R का होगा। बस यही है इसका सेकेंड नियम। अगर ये 100 हो गया तो ये भी 100 हो जाएगा, ये हो गया 150 तो ये भी 150, मतलब जितना मान आप लोग इसका बढ़ाओगे उतना ही इसका बढ़ेगा, जितना मान इसका घटाओगे उतना ही इसका मान बढ़ेगा। ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का नियम। बहुत ही आसान सा टॉपिक था और होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश के अंदर इमेज कहा जाता है। आपने इमेज वगैरह का नाम सुना होगा या फिर इसे फोटो भी कहा जाता है ना। तो ये होता क्या है प्रतिबिंब? तो किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये परिभाषा था अपना, लेकिन परिभाषा से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐसे देखिए, मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि ये एक प्रकार का अपना क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण कुछ इसी टाइप का होता है, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। अब इस दर्पण के सामने क्या है, तो इस दर्पण के सामने यहाँ पे एक बिंदु रखा गया है और ये बिंदु क्या है, तो इस बिंदु से चारों ओर प्रकाश की किरण निकल रही है। जैसे इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, इधर निकल रही है और इधर निकल रही है। तो चारों ओर प्रकाश की क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही है। अब ये चारों ओर वाला में से जो दो किरण होगा उस किरण को आप लोग को ले लेना है। एक किरण को आप लोग को कुछ इस प्रकार से सीधा लेना है और एक किरण को आपको कुछ इस प्रकार से इधर ले लेना है, ठीक है। अब ये किरण आई और दर्पण पर पड़ी तो इसका परावर्तन भी होगा कुछ इस तरीके से और इसका ही परावर्तन होगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये इसका परावर्तन हो गया। अब क्या होगा, तो जब परावर्तन होगा तो एक अभिलंब भी बनेगा, है ना। तो इसका अभिलंब तो बिल्कुल सीधा ही बन जाएगा और इसका अभिलंब कुछ इस टाइप का बनेगा। अब हो गया अभिलंब। तो परिभाषा ये कह रहा है कि बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद आपस में जिस बिंदु पर मिलेगा या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी हम लोग उसे उसका प्रतिबिंब करेंगे। तो अब इस किरण को अगर हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे तो ये जो किरण है ये ऐसे ही चलती चली जाएगी, मतलब ऐसे ही फैलती चली जाएगी। अगर आप लोग इसको बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा और ये थोड़ा सा इधर जाएगा, मतलब ये किरण क्या है, तो परावर्तन के बाद कहीं पे भी मिल नहीं रही है। तो अगर प्रकाश के परावर्तन के बाद कोई किरण नहीं मिले तो हम लोग उसको वापस उसी के सीध में पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इसको भी ऐसे अगर आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे आकर के मिल जाएगी। और जब यहाँ पे आकर के मिलेगी और इस किरण को कोई आंख लगा करके यहाँ से देखेगा तो ये जो प्रकाश की किरण है वो उसे ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या है, तो वास्तव में तो ये है कि प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है और टकरा करके यहाँ जा रही है। लेकिन यहाँ से अगर आप लोग इस किरण को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से तो कोई किरण आ ही नहीं रहा, किरण तो यहाँ से आ रहा है, मतलब कि यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसे भी हम लोग इमेज कहते हैं। लेकिन एक होता है कि आपस में मिलती है। तो मिलती कब है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक प्रकार का अपना एक गोलीय दर्पण है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, तो ये इसका हो जाएगा P, ठीक है। ये PC क्या है आप लोग को ये बाद में पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है, इससे क्या हो रही है, तो इससे दो किरण निकल रही है, ठीक है। दो किरण कैसे निकल रही है, तो एक जा रही है फोकस से होते हुए जो परावर्तन के बाद इसके समांतर हो जाएगी और एक ऐसे जा रही है जो यहाँ से जा रही है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित हो रही है और परावर्तन के बाद इस बिंदु पे आपस में मिल रही है। तो ये जो बिंदु होगा यही इसका क्या हो जाएगा, इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, पहला तो जिसमें प्रतीत होता है और दूसरा जिसमें वास्तव में कटती है, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा आप लोग इस चित्र को देख करके बोल सकते हो कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इस मूल बिंदु का, इसका प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो इमेज इतना ही आसान है। और कोई पूछे कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो प्रतिबिंब होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है कि प्रतिबिंब कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इमेज पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होते हैं। सबसे पहली बात कि इमेज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला को वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये रहा एक दर्पण, ठीक है, ये भी एक प्रकार का दर्पण होता है। और इस दर्पण में क्या होता है, तो इस दर्पण में होता है एक इसका P। अब ये P क्या है, F क्या है और C क्या है, जब दर्पण पढ़ाऊंगा तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि एक प्रकार का दर्पण है। कौन दर्पण है, तो इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसके सामने यहाँ पे एक बिंदु स्रोत रखा गया है जिससे बहुत किरण निकल रही है। इस बिंदु स्रोत से इधर भी किरण निकल रही है, इधर भी किरण निकल रही है, इधर भी निकल रही है और इधर भी निकल रही है। लेकिन हमें उन सब किरण को नहीं लेना है, हमें 2 किरण को लेना है। एक किरण इस लाइन के एकदम स्ट्रेट यानी कि बराबर में, जो यहाँ से टकरा करके फोकस से होती हुई जाएगी। कैसी जाएगी, तो ये ऐसे कुछ फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको सेकेंड किरण कुछ इस प्रकार से लेना है, जो इस बिंदु से हो फोकस से जाते हुए और ऐसे जाए। तो आप लोग देखोगे कि ये जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये जो इमेज होता है इसमें होता ये है कि इस बिंदु स्रोत से निकली जो प्रकाश की किरण होती है ये दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जब इनका परावर्तन होता है तो ये सच में वास्तव में यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो मिला हुआ है इसको हम लोग कहेंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब। और ये कैसा इमेज है, तो ये इस बिंदु स्रोत का बिल्कुल वास्तविक यानी कि रियल इमेज है, ठीक है। तो रियल इमेज कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहली बात तो ये कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कहा जाता है। तो पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर काल्पनिक प्रतिबिंब को देखा जाए तो वो समतल दर्पण में बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, ये समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में क्या होता है, तो समतल दर्पण में यहाँ पे एक वस्तु रख दीजिए जहाँ से आप लोग 2 लाइन लीजिए, एक ऐसी लीजिए किरण और एक ऐसे प्रकाश की किरण लीजिए। अब इनका परावर्तन भी होगा, इसका परावर्तन कुछ ऐसे होगा और इसका परावर्तन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आप लोग अभिलंब भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से और इसका अभिलंब तो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया इतना चीज। उसके बाद क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण आगे ऐसे फैलती चली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे इस तरीके से बढ़ाते हैं इसी के सीध में और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं इसी के सीध में। अब यहाँ पे आके जब ये क्रश करती है तो यहाँ से अगर कोई आंख लगा करके देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश की 2 किरणें हैं ये यहाँ से आ रही है, लेकिन रियल में तो ये यहाँ से आ रही थी। तो इस टाइप का जो इमेज होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों होता ही इमेज है, लेकिन एक में जो होता है ये इमेज पीछे बनता है और एक में आगे बनता है। तो ये होता है काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब। होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पे हमें ये सीखना होता है
कि जो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर होता है, इसमें इमेज कैसे बनता है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक समतल दर्पण को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए समतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है। किसे कहते हैं समतल दर्पण? तो जिसका जो परावर्तक सतह है ये क्या हो, प्लेन हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि इसका परावर्तक सतह क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो इसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक बिंब की आवश्यकता होगी, यानी कि बिंदु स्रोत की आवश्यकता होगी। तो एक बिंदु स्रोत आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर लेना है। अब इस बिंदु स्रोत से आपको दो किरण कैसे लेनी है, तो एक किरण तो आपको, अरे यार, एक किरण तो आपको बिल्कुल ऐसे सीधे लेनी है, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप का, और एक किरण आपको कुछ इस टाइप का लेना है इधर, ठीक है। और जब किरण इस पे आकर के पड़ी है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन भी होगा, और जब इसका परावर्तन होगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब भी कुछ इस टाइप का बना देंगे, ठीक है। ये इस टाइप का आप लोग तीर चिन्ह दे दो, और इसका क्या होता है, इसका आपतिन भी इसी पे होता है, और उल्टा ये किरण इसी पे ही लौट करके चला जाता है, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, बस आप लोग इतना जान लो। अब ये होता है, इसका ही परावर्तन होगा, ये कुछ इस टाइप का जाएगा। अब ये दोनों तो एक दूसरे से मिलेगी नहीं कभी, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे थोड़ा सा पीछे ऐसे इस टाइप का कुछ, एक मिनट, इसका परावर्तन कुछ इस टाइप का होगा और इसका ही परावर्तन कुछ इस टाइप का होगा। उसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा ऐसे पीछे मिलाएंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे सीधे लाएंगे, बिल्कुल इसके सीधे में, और ये यहाँ पे आकर के एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये जो इसका होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये प्रतिबिंब, ठीक है। तो बिंब समतल दर्पण में कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है, आपको ऐसा ही चित्र बना देना है, ठीक है। समतल दर्पण में कैसा बनता है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, तो ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है, यानी कि जहाँ से प्रकाश निकल रही है उसकी दूरी है। और ये क्या है, तो ये दर्पण से लेकर के किसकी दूरी है, इमेज की दूरी है। तो अगर आपने नोटिस की होगी, तो जो बिंब की दूरी होती है, यानी कि वस्तु की दूरी होती है, वो इमेज की दूरी के बराबर ही है, क्योंकि दर्पण से लगभग इतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बना है, जितना ही दूरी पे क्या होता है, बिंब रखा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ से निकलता है कि जो वस्तु दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी की बराबर होती है, ठीक है, प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उसमें प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ये बिंब की दूरी के बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए कि दर्पण से यहाँ तक दूरी कितना है, 5 मीटर का दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये भी 5 मीटर की होगी। ये समतल दर्पण की एक विशेषता होती है कि जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो जितना दूरी पे वस्तु रखा है उतने ही दूरी पे क्या बनाएगी, तो प्रतिबिंब को बनाएगी। और आगे हमें ये भी पढ़ना है कि समतल दर्पण की और क्या क्या विशेषता होती है। तो चलिए अब उसको भी पढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि समतल दर्पण में बनी की प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है उनकी क्या क्या विशेषता होती है, उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए पहली विशेषता ये हो जाएगी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये है दर्पण और ये है प्रतिबिंब, और ये दर्पण का आगे वाला साइड है और ये दर्पण का पीछे वाला साइड है। तो प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। उसका सेकेंड ये है कि वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब के आकार का। तो मान लीजिए कि ये जो वस्तु है ये कितना है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी जो प्रतिबिंब बनेगा ये 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जो 5 फीट का है, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 5 फीट का ही। उसके बाद ये है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनता है, तो आप लोग जानते हो कि रियल में ये कट नहीं करता है, बल्कि यहाँ से लगता है कि यहाँ से आते हुए प्रतीत होती है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। उसके बाद चौथी विशेषता ये है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो देखिए एक फैक्ट बताता हूँ कि जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है। फैक्ट क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो ये प्रतिबिंब भी सीधा ही होता है।
उसके बाद पांचवा चीज ये है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो ये बहुत ही सही है। देखिए समतल दर्पण जो होती है वो हमारे घरों में होती है, जो आईना आप लोग देखते हो वही समतल दर्पण है। तो उसमें जब आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वो पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक रूप से उल्टा का क्या मतलब है? तो पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब ये है कि जब आपका इमेज बनेगा और आप अपने दाहिने हाथ को उठाओगे तो प्रतिबिंब के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हमारा बायां हाथ उठ रहा है। तो मतलब हाथ बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। तो याद रखिएगा कि पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। उसका छठी विशेषता ये है कि प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ये बराबर होती है वस्तु की दूरी की। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके बीच की अगर जितनी भी दूरी होगी, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, दोनों की दूरी बराबर होती है। तो ये इतनी सारी विशेषता थी किसकी? समतल दर्पण में बने हुए जो प्रतिबिंब थी उसकी। इसे आप लोग नोट कीजिए और ये वाला मस्त वाला प्रतिबिंब भी आप लोग बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। तो आगे हमें इस चैप्टर के अंदर दर्पणों के बारे में पढ़ना है। दर्पण क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि दर्पण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो दर्पण होता है ये कांच का ही एक टुकड़ा होता है। जैसे कि कांच आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये कांच का एक टुकड़ा है, तो इस कांच के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे या फिर पीछे से चांदी की एक पतली परत इस पे चढ़ा देते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चांदी की क्या करते हैं, एक पतली परत चढ़ा देते हैं और इस पतली परत को चढ़ाने के बाद हम लोग इधर से इसको पेंट कर देते हैं, यानी कि रंग देते हैं। तो ये जो शीशा था यानी कि कांच था, ये क्या बन गया, ये दर्पण बन गया। इस साइड अब आप लोग अपना चेहरा वगैरह देख सकते हो। तो दर्पण कैसे बनाया जाता है? कांच के एक टुकड़े को लेकर के उसके पीछे चांदी की एक परत चढ़ा दी जाती है और उसके बाद उसको पीछे से पेंट कर दिया जाता है, तो दर्पण बन करके तैयार हो जाता है। अब ये जो दर्पण है ये खुद दो प्रकार की होती है। पहले को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण और दूसरे को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह है ये बिल्कुल प्लेन हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो दर्पण है ये समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण की आगे कोई प्रकार नहीं होती है, समतल दर्पण बस अकेला होता है। उसके जो सेकेंड है ये है गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है ये खुद दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना ये है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब हमें जानना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए इसे आप लोग कुछ ऐसे समझिए कि आपने एक प्लास्टिक की बॉल आता है उससे खेला होगा। तो मान लीजिए कि वो जो प्लास्टिक का बॉल है वो लोहे का बॉल है और बॉल कैसा है, तो अंदर से खोखला है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं भरा है, बस ऊपर से वो गोल है। तो वो जो खोखला गोला है अगर हम लोग उसे काटेंगे तो उसका सतह होगा और वो सतह क्या हो, अगर वो सतह परावर्तक सतह बन जाए तो उससे जो दर्पण बनेगा उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि वो क्या है, एक बॉल है। बॉल कैसा है, तो एकदम गोल टाइप का बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल को हम लोग क्या करें, यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से काट दे और इसको यहाँ से भी इस तरीके से काट दे, तो यहाँ से हमें एक भाग प्राप्त होगा। यहाँ से हमें क्या होगा, कुछ इस तरीके का एक हिस्सा प्राप्त होगा और यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का हिस्सा प्राप्त होगा, बाकी बीच वाला भी रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का अपने पास एक शीशे का मान लीजिए कि बॉल है और ये शीशे का टुकड़ा हमें प्राप्त हो गया। अब इस शीशे के टुकड़े को मैं क्या करूं, तो इस शीशे के टुकड़े को मैं अंदर से पेंट कर दूं। कैसे पेंट करूं, तो चांदी का परत लगा करके पेंट कर दूं। और इस दर्पण को क्या करूं, तो इसको मैं बाहर से चांदी का परत लगा करके पेंट कर दूं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इस गोले से, इस खोखले गोले से हमें दो प्रकार के दर्पण प्राप्त हुए हैं
और ये जो दर्पण है इसके जो परावर्तक सतह है किसके भाग थे, तो ये भाग तो इसी गोले का था, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले वाले दर्पण को और दूसरे वाले दर्पण को। तो पहला वाला में अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो परावर्तक सतह है ये बाहर की ओर निकला हुआ है, और इसका जो परावर्तक सतह है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इसी आधार पे हम लोग गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटते हैं। जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो आप लोग को समझ में आ गया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला तो वो जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा वो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। और टॉपिक पूछा जाता है कि जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हो उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिए कि उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें डिस्कस करना है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में। तो जैसे हमने परावर्तन से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही हमें गोलीय दर्पण से संबंधित जो पद होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। पहला पद होता है ध्रुव, जिसे हम लोग P के द्वारा दिखाते हैं। तो ध्रुव क्या होता है, तो देखिए कोई भी दर्पण है गोलीय दर्पण, उसका जो बीच वाला बिंदु होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये दर्पण कितना है 10 सेंटीमीटर का है, और 10 सेंटीमीटर के अंदर इसके अंदर 100 बिंदु है, 100 बिंदु से मिलकर के ये बना हुआ है। तो जो 50वां बिंदु होगा यानी कि बीच वाला बिंदु होगा उसे ही हम लोग ध्रुव यानी कि P कहते हैं। तो ध्रुव क्लियर हो गया कि दर्पण का जो बीच वाला बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सेंटर कहते हैं। तो देखिए ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग रहा होगा। मान लीजिए कि इसका भाग रहा होगा, तो ये जो खोखला गोला है इसका भी तक कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, यानी कि कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, जिसे हम लोग क्या दिखाते हैं, C के द्वारा दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि इसका क्या है, ये वाला इसका C है। C क्या होता है, तो ये जिस भी खोखले गोले का भाग रहा होगा उसका ही केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग R के द्वारा भी दिखाते हैं। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है गोलीय दर्पण की, तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग रहा होगा इसकी कोई ना कोई एक त्रिज्या रही होगी। त्रिज्या को हम लोग R से दिखाते हैं ना, रेडियन कहते हैं इसे। तो त्रिज्या जो होती है इस गोले का जो त्रिज्या होगा वही इसका वक्रता त्रिज्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसकी त्रिज्या है, तो इसी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, इसका क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये रहा अपना क्या ध्रुव और ये रहा केंद्र, तो इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है यही तो अपना क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा या फिर प्रधान अक्ष हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं। तो अब हमें जानना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस एवं फोकस दूरी के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होती है, उसके कुछ हमने क्या देखे थे, पद देखे थे। अब हमें जानना है कि जो गोलीय दर्पण होती है इसकी फोकस दूरी क्या होती है और फोकस क्या होती है, ठीक है। तो बात करें अगर गोलीय दर्पण की फोकस के बारे में, तो गोलीय दर्पण की प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे हम लोग फोकस यानी कि F कहते हैं। तो देखिए परिभाषा से तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तब आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए गोलीय दर्पण सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा अपना एक गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण कुछ इसी टाइप का होता है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका ध्रुव हो जाएगा, और मान लीजिए कि ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेंटर को इससे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसे ही हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ये आपने पढ़ रखा है। तो देखिए
ये जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रेखा है और कोई कहे कि इसके समांतर एक रेखा खींचो, इसका मतलब ये कि एक ऐसी रेखा खींचो जो यहाँ पर भी उसके साथ उतनी ही दूरी तय करे, यहाँ पर भी सेम दूरी और यहाँ पर भी सेम दूरी तय करे, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये समांतर रेखा होती है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे एक प्रकाश की किरण लो जो इसके किसके प्रधान अक्ष के समांतर होनी चाहिए, तो ऐसे अगर आप लोग किरण लोगे समांतर किरण, तो ये क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु से गुजर करके जाएगी। तो ये जो बिंदु होगा, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग एफ यानी कि इसका फोकस कहेंगे। वैसे ही आप लोग इधर से भी एक समांतर किरण लोगे और परावर्तन कराओगे तो भी ये एफ से ही जाएगा। तो आप लोग जितना भी किरण ले लो और किरण ले लो, इसका ही परावर्तन कराओगे ये भी एफ से जाएगा। ठीक है, तो क्या होती है इसकी परिभाषा कि प्रधान अक्ष के समांतर आती जो प्रकाश की किरण होती है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है यही बिंदु फोकस कहलाता है। तो फोकस क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए फोकस दूरी को समझने के लिए हमें एक और गोलीय दर्पण बनाना होगा कुछ इस टाइप का। ये हो गया इसका, ये हो जाएगा इसका सी और ये हो जाएगा इसका पी और ये हो जाएगा इसका क्या एफ। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि ये वाला जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, और फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो एफ और पी यानी कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक थे, लेकिन ये जो है फोकस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोकस दूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला भी पढ़ना होता है। तो अब हमें डिस्कस करना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो गोलीय दर्पण की देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपने जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, और वक्रता त्रिज्या के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या होता है, इन दोनों के अंदर एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। तो वही हमें पढ़ना है कि आखिर वो रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉ बना रहा हूँ। ये क्या है, ये अपना एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये इसका P है और ये इसका क्या है, ये इसका केंद्र है। अगर केंद्र से हम लोग इसको मिलाएंगे और मान लीजिए कि ये क्या है, इसका F है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए ये जो F है ये क्या है, यहाँ से लेकर के इसकी फोकस दूरी है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो ये जो गोलीय दर्पण है इस पे जो त्रिज्या हम लोग डालेंगे ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, जिसे हम लोग R से दिखाते हैं। तो इस R और F के अंदर एक संबंध होता है। संबंध ये होता है कि ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब कि जो फोकस दूरी है अपना ये क्या होती है, तो ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है, किसके, वक्रता त्रिज्या के कितने के बराबर होती है, तो इस वक्रता त्रिज्या को अगर हम लोग आधा कर दें तो इसके बराबर होती है फोकस। फोकस किसके बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। अब इस फोकस दूरी को हम लोग F से दिखाते हैं तो F हो गया, वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से दिखाते हैं तो R हो गया, नीचे में 2 था तो 2 हो गया, और ये F इज इक्वल था तो इज इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल करके आता है कि F इज इक्वल टू R/2, और ये मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला में से एक है। तो आप लोग को बस याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फॉर्मूला तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। अब आप लोग कहोगे कि इस फॉर्मूला का प्रूफ कहाँ है, मतलब इसकी सिद्धि क्या है कि हाँ ये फॉर्मूला सही होता है। हो सकता है ये गलत भी होता है। तो देखो छोटा सा प्रूफ मैं तो यहीं दे दूंगा। प्रूफ आप लोग ऐसे देख सकते हो कि ये जो R है ये इतना बड़ा है और ये जो F है ये इतना छोटा है। तो देख के ही पता लग रहा है कि ये जो R है इसके आधे के बराबर ये F है। तो इतना प्रूफ तो हमें नॉर्मल से ही पता लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका एक प्रूफ होता है। और प्रूफ अगर हम लोग यहाँ करने लग जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रूफ के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें मैं F को R के आधे के बराबर प्रूफ करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप न ले, बस आप लोग इतना जान ले कि फोकस क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक और बात, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ गोलीय दर्पण में ही काम करता है, दूसरे दर्पण में आप लोग इसे नहीं लगाने लग जाना।
तो अब हमें डिस्कस करना है गोलीय दर्पण के किरण आरेख के बारे में। देखिए, गोलीय दर्पण का किरण आरेख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको ड्राइंग वगैरह बनाना होता है उसके लिए। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि गोलीय दर्पण के लिए क्या क्या किरण आरेख होती है। पहली किरण आरेख किसके लिए होती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण के लिए होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये एक प्रकार का अपना गोलीय दर्पण है। और कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये रहा अवतल दर्पण, ये इसका हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका C, और ये हो जाएगा इसका F। तो ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आए तो उसके लिए क्या होगा? तो याद रखिएगा, उसके लिए जो किरण आरेख होगा वो ये होगा कि परावर्तन के बाद ये फोकस से जाएगी। तो पहला क्या है? पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण के लिए क्या होता है? तो वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद F से जाती है। उसके बाद दूसरा है फोकस से आती प्रकाश की किरणें। तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि अगर कोई किरण फोकस से आती है तो उसके साथ क्या होता है गोलीय दर्पण के अंदर। ये रहा अपना फोकस, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से कोई किरण है जो F से आती है, तो इस किरण का परावर्तन कैसे होगा? तो याद रखिएगा कि फोकस से आती जो प्रकाश की किरण होती है, इसका जो परावर्तन होता है ये मुख्य अक्ष के समांतर होता है। मतलब इस तरीके से आती है और परावर्तन के बाद ऐसे जाती है। तो ये होता है फोकस से आती हुई किरण के बाद, ठीक है। उसके बाद इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। तो जो अगला है वो ये है कि केंद्र से आती किरण के लिए। तो ये रहा केंद्र, और मान लीजिए कि प्रकाश की कोई किरण केंद्र से ही आ रही है, तो इसका परावर्तन कैसे होगा? तो देखिए, अगर प्रकाश की कोई किरण केंद्र से आ रही है तो इसका परावर्तन भी वापस इसी लाइन पे हो जाएगा। मतलब जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला है ध्रुव पर आपतित किरण के लिए। तो अगर इस ध्रुव यानी कि P पे ही कोई किरण आ जाए तो उसका परावर्तन किस तरीके का होगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण, एक मिनट, ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसका परावर्तन यहाँ से कुछ ऐसे होगा। ये उसका आपतित परावर्तित किरण यहाँ पे बनते रहेगा, ठीक है। तो ये चारों आप लोग चित्र बना लीजिएगा। पहला क्या होता है? मुख्य के समांतर जो फोकस से जाती है, दूसरा फोकस से जो समांतर होकर के जाती है, तीसरा केंद्र से जो वापस उसी पे लौट जाती है, चौथा ध्रुव पे आती है जो ऐसे करके ध्रुव से ही परावर्तन होता है। तो ये चार किरण आरेख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको ड्राइंग वगैरह बनाना हो तो अब हमें यहाँ पे जानना है कि गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंबों के बारे में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमें ये जानना है कि गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण में कैसा तरीके का प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये लीजिए, गोलीय दर्पण कुछ इस तरीके का है ना, और इसको हम लोग इधर से क्लियर कर देते हैं। ये इसका हो जाएगा P, ठीक है। ये हो जाएगा इसका C, इसको मिला देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा अपना F। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आप लोग को एक बिंदु लेना है जिससे एक प्रकाश की किरण इसके समांतर जाएगी, और जब समांतर आएगी मुख्य अक्ष के तो आप सभी ने पढ़ा है कि ये फोकस से होते हुए जाएगी परावर्तन के बाद। उसके बाद एक और किरण लेना है आपको फोकस से, और जब ये फोकस से होती हुई जाएगी तो परावर्तन के बाद इसकी सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अपना प्रतिबिंब बन गया। और यहाँ पे ये क्या था? तो ये अपना बिंब था, ठीक है। तो इस तरीके से होता है प्रतिबिंब का निर्माण। अगर हम लोग इसका नाम लगा दे A, और इसका नाम लगा दे हम लोग M, इसका नाम लगा दे हम लोग B, तो ये हो गया अपना प्रतिबिंब का निर्माण। तो गोलीय दर्पण में आपने देख लिया कि किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए, ये तो हमने प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया, लेकिन अगर वस्तु को केंद्र से बाहर यानी कि यहाँ पे रखे जाए तब इसमें कहाँ प्रतिबिंब बना है? आपने कभी सोचा है? और अगर वस्तु को यहाँ पे यानी कि F और P के बीच में रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अपना अगला टॉपिक यही है कि गोलीय दर्पण में अगर अलग अलग जगह पे हम लोग बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ और किस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उसी को कवर करते हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप है गोलीय दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब के बारे में। तो अब देखिए, हम लोग ये जान गए कि इमेज क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। लेकिन अगर हम लोग वस्तु को गोलीय दर्पण के सामने
विभिन्न यानी कि अलग अलग दूरी पे रखे तो क्या अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। पहला हमें क्या बताया गया है? तो पहला हमें ये बताया गया है कि जब वस्तु F और P के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, ये रहा F और ये रहा P, इसके बीच में हमें वस्तु को रखना है, उसके बाद प्रतिबिंब बनाना है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ए नाम का अपना एक वस्तु है, ठीक है, इसका नामकरण बाद में कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए, यहाँ से आपको दो किरण लेना है, उससे प्रतिबिंब बनाना है। पहला किरण तो आप लोग प्रधान अक्ष के समांतर ही ले लो, कुछ इस तरीके का है ना। ये हो गया अपना एक किरण कुछ इस तरीके का, जो परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, तो परावर्तन के बाद तो ये फोकस से जाएगी, है कि नहीं। उसके बाद सेकेंड आप लोग ले लो केंद्र से होती हुई एक किरण। तो केंद्र से होती हुई अगर हम लोग लेंगे तो वो कुछ इस तरीके का जाएगा, है ना। और परावर्तन के बाद वापस केंद्र से ही आएगा, ये आपने अभी अभी पढ़ा। तो ये इस तरीके से जा भी रही है और इस तरीके से वापस आ रही है, और ये इस तरीके से जा रही है और इस तरीके से वापस आ रही है। अब ये दो किरण जहाँ पे एक दूसरे को काटेगी वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो एक दूसरे से और दूरी ही बना रही है, मतलब कि ये आगे चल के कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ऐसी स्थिति में हम ऐसे करते हैं कि इसके सीध में इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे डॉट डॉट लाइन से हम लोग इसे पीछे बढ़ाते हैं और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इस बिंदु की प्रतिबिंब यानी कि इमेज हो जाएगी। अब ये इमेज है कैसी? तो पहली बात तो ये कि ये इमेज दर्पण के पीछे बनी है, मतलब कि आभासी है। तो कैसा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब पहले नंबर में आभासी है। दूसरा क्या है? तो प्रतिबिंब कहाँ, दूसरा यह है कि प्रतिबिंब सीधा है या फिर उल्टा है। तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये हो गया। थर्ड चीज ये है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, साइज क्या है प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा बना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इस साइज का है और प्रतिबिंब इस साइज का है। तो प्रतिबिंब क्या बना है, बहुत बड़ा बना है, ठीक है। तो ये तीन विशेषता हो जाएगी कब, जब वस्तु F और P के बीच में रहेगी तब, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि जब वस्तु F पर यानी कि फोकस पर हो। तो देखते हैं कि जब वस्तु F यानी कि गोलीय दर्पण के फोकस पर हो तो उसकी प्रतिबिंब किस टाइप की बनेगी। सबसे पहले तो ये रहा गोलीय दर्पण कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा P, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ये हो जाएगा इसका C, ये हो जाएगा इसका F, ठीक है। इतना काफी है। और हमें वस्तु कहाँ रखना है, तो वस्तु को इस बार हमें F पर रखना है। तो ये हमने वस्तु को रख दिया F पर। अब इससे आप लोग दो किरण ले लो। पहला किरण कैसा लोगे, तो ये तो आप लोग लोगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, है ना। सेकेंड कहाँ से लोगे, तो देखो अगर वस्तु फोकस पर या फोकस से अंदर हो तो सेकेंड हमेशा केंद्र से लेना, और जब केंद्र से लोगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा और ये वापस परावर्तक ऐसे ही हो जाएगा, है ना, जैसे कि आया था। और इसका कैसे होगा, तो ऐसे होगा और ऐसे होगा, ये हो गया। अब ये आगे एक दूसरे को काटेगी या फिर नहीं काटेगी, तो देखिए आगे ये एक दूसरे को काटेगी, जरूर काटेगी, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा करके एकदम मिली मिली करके ये आगे सकते चली जाती है। और अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये जरूर काटेगी, लेकिन बहुत समय के बाद काटेगी। तो काटता तो है लेकिन बहुत समय के बाद। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि जब ये अनंत पे चल जाता है उसके बाद ये एक दूसरे को काटता है और प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अब इसकी प्राकृतिक क्या हो जाएगी, तो प्राकृतिक तो ये होगी कि प्रतिबिंब काटता है यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है। उसके बाद अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद प्रतिबिंब की साइज यानी कि आकार क्या है, तो अगर अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनता है। तो ये कैसा बनेगा, ये भी बनेगा बहुत बड़ा, या फिर बड़ा भी आप लोग लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो ये तीन चीज आप लोग जरूर लिख लेना, ये वाला इमेज जरूर बना लेना, ये टॉपिक कवर जरूर कर लेना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं कि अगला हमें कौन सा साइज पे रखना है। तो नेक्स्ट पोजीशन है जब वस्तु केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो। तो चलिए देखते हैं कि अगर वस्तु को केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए केंद्र और फोकस दूरी के बीच का मतलब ये नहीं है
इसके बिल्कुल बीचों बीच रखना है, बिल्कुल नहीं, इसके बीच में आप लोग कहीं पे रख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप लोग जनरली यहाँ पे रखना, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप का रखना। उसके बाद एक किरण आपको लेना है, कैसे, तो इसके समांतर जो कि फोकस से जाएगा, है ना, तो ये ऐसे गया और ऐसे गया। उसके बाद एक किरण आपको लेना है केंद्र से, जो कि कुछ ऐसे जाएगा, है ना, इसको सीधा जाए तो यहाँ जाएगा, तो इसको बड़ा कर देते हैं, ऐसे जाएगा। उसके बाद इसको आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे आकर के ये कट कर देगा और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अगर वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रहे तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस टाइप का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, पहली बात ये वास्तविक होगी या फिर काल्पनिक, तो काट रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा, है ना, वास्तविक होगा। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड वास्तविक है तो ऑलवेज उल्टा ही होगा, है ना। थर्ड है ये कि इसका साइज क्या है, बड़ा है छोटा है क्या है, तो जी हाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बड़ा होता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कुछ इस टाइप का बनता है, आप लोग ये बना लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं और एग्जाम में ये पूछता भी कम ही है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट है अपना कि जब वस्तु केंद्र यानी कि सी पर हो तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो चलिए ये भी देख ही लेते हैं। देखिए ये है अपना केंद्र, ये फोकस दूरी और ये ध्रुव। तो वस्तु को इस बार हमें केंद्र के ऊपर रखना है। तो ये हमने एक वस्तु ले लिया जो केंद्र के ऊपर है यहाँ पे। अब यहाँ से आप लोग दो किरण लो, पहला तो ऐसा लो कि जो प्रधान अक्ष के समांतर हो और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरे, ठीक है, ये हो गया, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड आप लोग को कैसा लेना है, तो सेकेंड आपको लेना है जो फोकस से जाए और परावर्तन के बाद, एक मिनट, और परावर्तन के बाद क्या हो, तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे कटे, ठीक है, और बिल्कुल ये केंद्र पर ही बने, कुछ इस टाइप का प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप लोग स्केल से इसको करोगे तो ये बिल्कुल केंद्र पे ही बनेगा। यहाँ पे स्केल नहीं है तो हिल जाता है, इसलिए आगे पीछे हो जाता है। तो देखिए अगर केंद्र पे रखे वस्तु को तो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके का बनता है। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, तो देख के ही पता चल रहा है कि वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है भाई, और वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, है कि नहीं। और उसके बाद ये कि साइज क्या है इसकी, तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी साइज बिल्कुल बिंब की साइज के बराबर है। तो यही इसकी खासियत होती है कि केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो बिल्कुल बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब। तो आपने देखा कि केंद्र पर अगर वस्तु को रखे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी खासियत क्या है, तो खासियत ये रही। तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रतिबिंब की ओर। तो देखिए अब जो नेक्स्ट है हमें वो दिया गया है कि जब वस्तु सी यानी कि केंद्र और अनंत के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए ये होता है अपना केंद्र, है कि नहीं, और इसके बाद का जो इलाका होता है उसे हम लोग अनंत बोलते हैं, जिसे हम लोग बी वगैरह से दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें वस्तु को रखना है कहीं पे भी। तो ये मैंने एक वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये रहा अपना वस्तु। अब इस वस्तु से क्या होगा, तो इस वस्तु से आप लोग दो किरण लो, पहला किरण तो लो आप लोग कोई इसके समांतर जो परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी, है ना, कुछ इस तरीके से, और दूसरा किरण लो फोकस से, ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो याद रखना कि जब वस्तु सी और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा ऑलवेज, है ना, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, तो उल्टा के साथ साथ ये प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है। क्या होता है इसका साइज, तो इसका साइज छोटा होता है किससे, बिंब से। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे बनते हैं। अब अपना एक और बच रहा है लास्ट, तो उसको भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर अगर वस्तु होगा तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। देखिए अनंत पर कौन वस्तु होते हैं, तो जो सूर्य वगैरह के वस्तु होते हैं वो अनंत पे होते हैं, और अनंत से जो प्रकाश आती है वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से आती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कैसे आती है, इस तरीके से आती है, एक दूसरे के समांतर आती है, ठीक है। यहाँ पे समांतर बन नहीं रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये एक दूसरे के समांतर आती है। परावर्तन के बाद ये फोकस के अंदर से जाती है, और ये तो मैंने आपको बताया था कि ध्रुव पर आएगा तो ध्रुव से ही जाता है। तो ठीक है, ये ध्रुव से ऐसे जाती है और ये यहाँ पे कट कर देती है फोकस के अंदर ही। तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके का बनता है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी बात की तो प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, है ना,
वास्तविक बनेगा। उसके बाद वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और उल्टा के साथ साथ और क्या है, तो ये बहुत छोटा है। क्या है, ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब। जैसे कि आपने देखा होगा कि सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य इतना बड़ा है जिसके अंदर हजारों की संख्या में धरती समा सकती है, और उस सूर्य का अगर हम लोग आईना में प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो इत्तू सा बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है। आप लोग याद रखिएगा, कब, जब जो वस्तु का किरण है ये अनंत से आ रही होगी तब। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमारी बहुत ही छोटे छोटे 2 टॉपिक है, उसको करने के बाद ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। टॉपिक ये है कि अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए अगर बात करें अवतल दर्पण का, तो इसका पहला प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पहला प्रयोग हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, यानी कि हजामत में हम लोग इसका पहला उपयोग करते हैं। अगर बात करें दूसरा उपयोग की, तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हेडलाइट, ठीक है, उसके अंदर भी उपयोग करते हैं। इसका एक और उपयोग होता है कहाँ पे, तो जो डॉक्टर होते हैं वो रोगी के आंख कान की जब जांच कर रहे होते हैं तो वो उसका उपयोग करते हैं, किसके, नाक आंख कान के जांच के लिए करते हैं। तो ये 3 उपयोग किसका होता है, अवतल दर्पण का। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी यानी कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर आप लोग समझते हो क्या होता है, साइड मिरर का मतलब होता है कि जो पीछे देखने वाली शीशा होती है। जैसे कि हर एक बाइक या फिर जो बड़ी वाली गाड़ी होती है उसके अंदर एक शीशा होता है जो ड्राइवर के पास लगा होता है, जिससे वो पीछे आने वाली गाड़ियों को देखता है। तो उसी के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, तो आप लोग कहोगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और इसके बाद में आप लोग को 2 और चीज बनाता होगा। पहली चीज तो ये कि 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का सूत्र है जिस सूत्र का नाम होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र, इस सूत्र का ही बहुत ज्यादा यूज होता है। बस आप लोग इस सूत्र को याद कर लेना, ये दर्पण सूत्र है। बाकी इसको भी मैं आपको प्रूफ करके बताने वाला हूँ, तो ये सूत्र भी इम्पोर्टेंट है। तो बस यही था, इस सूत्र को याद कर देना। आज का ये चैप्टर अपना यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, लास्ट बात ये कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक।